नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, बिहार चुनाव के बाद से लगातार शांत बैठे हुए फायर ब्रांड कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार को राहुल गांधी ने एक बड़ी जिम्मेवारी सौंपी है। कांग्रेस पार्टी ने कन्हैया कुमार को केरल में पर्यवेक्षक बनाया है। केरल मित्रों वह राज्य है जहां की अन्य 4 राज्यों के साथ अगले 4 महीने के अंदर विधानसभा के चुनाव होने हैं। अप्रैल या मई महीने में चुनाव होगा। फरवरी के अंतिम पखवार हफ्ते में कह सकते हैं चुनाव आयोग द्वारा कार्यक्रमों की घोषणा करने की संभावना व्यक्त की जा रही है। और मित्रों, केरल वह राज्य है कि जिन 5 राज्यों में अगले 4 महीने के अंदर विधानसभा के चुनाव होने हैं, उनमें केरल कांग्रेस पार्टी के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उसका 2 कारण है। एक तो पहला कारण यह है कि केरल का इतिहास रहा था लंबे समय तक कि हर 5 साल पर सरकारें बदलती है, लेकिन 2021 में ऐसा हो नहीं सका। अब लगातार 10 वर्षों का एलडीएफ सीपीएम जिसका नेतृत्व करती है उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, और एंटी इनकम्बेंसी है और कांग्रेस के पक्ष में माहौल है। वहां इसका संकेत मिला अभी अभी संपन्न हुए स्थानीय निकाय के चुनाव में, जहां पर कि कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन लाजवाब रहा और एलडीएफ सीपीएम जिसकी सबसे बड़ी घटक है एलडीएफ का प्रदर्शन बहुत ही बुरा रहा। पिनराई विजयन लगातार 10 वर्षों से मुख्यमंत्री हैं, तो यह उम्मीद की जा रही है कि इस बार वहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनना लगभग तय है। तो इस केरल में जहां पर कि कांग्रेस पार्टी की लड़ाई वामपंथियों से है, कम्युनिस्ट पार्टी से है, तो वहां निश्चित रूप से कन्हैया कुमार एक ऐसा चेहरा कांग्रेस पार्टी के अंदर बड़े नेताओं में शुमार किए जाते हैं मित्रों, जिनके पास कम्युनिस्ट पार्टी में काम करने का अनुभव रहा है। मतलब कम्युनिस्ट पार्टियां सीपीआई सीपीएम अपने कौन से दांव चल सकती है फिर से एक बार चुनाव जीतने के लिए, उसका अनुमान लगाने के लिए, उस अनुसार रणनीति बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी के पास कन्हैया कुमार से बेहतर चेहरा शायद केरल की राजनीति में नहीं हो सकता था। नंबर 1। नंबर 2 क्या है कि कन्हैया कुमार कांग्रेस पार्टी में एक युवा तुर्क के रूप में अपनी छवि उन्होंने बनाई है। और केरल एक ऐसा राज्य है मित्रों जहां की डेमोग्राफी कन्हैया कुमार की जो छवि बनी है 2015 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष के रूप में, और उसके बाद जिस प्रकार से जिन शब्दों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का आप कह सकते हैं एक प्रकार से पर हमलावर होते हैं कन्हैया कुमार, तो जो एंटी भारतीय जनता पार्टी का जो वोट बैंक है, और चूंकि केरल में दोनों प्रमुख राजनीतिक दल, दोनों प्रमुख राजनीतिक गठबंधन चाहे एलडीएफ हो और यूडीएफ हो, ये दोनों भारतीय जनता पार्टी के अलावे आपस में मुकाबला करते हुए दिख रहे हैं। तो वहां पर चूंकि जो भारतीय जनता पार्टी के विरोधी वोट बैंक है उसकी संख्या केरल एक ऐसा राज्य है मित्रों जहां पर कि सर्वाधिक है। आप कह सकते हैं कि जैसे वहां पर 26 से 27% के बीच मुसलमान वोट बैंक है, वोटर्स हैं, और 18 साढ़े 18% वहां पर ईसाई वोटर्स हैं। उसके अलावे जो 54% लगभग हिंदू वोटर हैं वो प्राय वामपंथी मानसिकता के हैं। केरल का यह इतिहास रहा है कि प्राय वहां के मुसलमान वोटर और ईसाई मतदाता जो है अधिक संख्या में कांग्रेस वाला जो फ्रंट है यूडीएफ उसके साथ मतदान करते रहे हैं। उसका एक बड़ा कारण यह रहा है कि कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन वहां पर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के साथ कांग्रेस का गठबंधन लगातार 1977 के चुनाव से चला आ रहा है। तो यह भी एक बड़ा कारण है। दूसरा कारण यह है कि सीपीएम भी 10 वर्षों के से सत्ता में है और फिर एक बार चुनाव जीतने के लिए पूरे देश भर के वामपंथियों की ताकत को समेटकर केरल में ताकत लगाने वाली है। क्योंकि अंतिम किला है वामपंथ का जो केरल में अब तक बचा हुआ है मित्रों। केरल का किला की अगर बात वामपंथ के किलाओं की बात करेंगे तो त्रिपुरा में जहां एक जमाने में वामपंथ का तूती बोला करती थी, वहां से खूंटा उखड़ चुका है वामपंथ का।
पश्चिम बंगाल, जहां पर लगातार 34 वर्षों तक ज्योति बसु और बुद्धदेव भट्टाचार्य की जोड़ी ने शासन किया, वहां आज कम्युनिस्ट पार्टियां शून्य पर पहुंच चुकी है। तो केरल ही वह एकमात्र राज्य है मित्रों जहां पर कि वामपंथ को एक तरह से आश्रय मिला हुआ है, ठीक है। और इसीलिए केरल के वामपंथी कम्युनिस्ट पार्टियां एलडीएफ कोई कसर बाकी नहीं रख रही है जिससे कि वो तीसरी बार सत्ता में फिर से वापस लौट सके। और इसके लिए हिंदू कार्ड भी केरल की कम्युनिस्ट पार्टियां खेलने से परहेज नहीं कर रही है। दो उदाहरण मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि किस प्रकार से सीपीआई के नेता हैं एके बालन, उन्होंने एक बयान दिया कि अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो जमायते इस्लामी, ठीक है, वो होम मिनिस्ट्री को कंट्रोल करेगा। और एक और नेता है वेल्लापल्ली नटेशन, जो कि वैसे सीपीएम के नेता नहीं है लेकिन विजयन के जो पिनराई विजयन है उनके काफी नजदीकी हैं, इजावा समुदाय के नेता है। और इनका लगातार एसोसिएशन एफिलिएशन आप जो भी कह लीजिए वो केरल की सीपीएम के साथ होता रहा है। एक जमाना था जब इसी वेल्लापल्ली नटेशन के बारे में पिनराई विजयन कहा करते थे कि ये केरल के तोगड़िया हैं, ठीक है, विद्वेष फैलाते हैं। मतलब जब वो तब जमाना था जब पिनराई विजयन विपक्ष में हुआ करते थे, लेकिन जब से पिनराई विजयन मुख्यमंत्री हैं तब से इस नटेशन के सबसे बड़े संरक्षणदाता बनकर पिनराई विजयन उभर कर आए हैं। तो ऐसा भी माना जाता है मित्रों कि 2021 के विधानसभा चुनाव में जो पिनराई विजयन की 5 साल के बाद भी वापसी हुई थी, एलडीएफ दोबारा चुनाव जीतने में कामयाब हुई थी, उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ आंतरिक मिली भगत थी जिससे कि कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग की जोड़ी केरल में दोबारा चुनाव जीतने में सक्षम नहीं हो सके। तो ये परिस्थिति है केरल की। अब हम बात करते हैं कन्हैया कुमार की कि कन्हैया कुमार को क्यों वहां की जिम्मेवारी दी गई। तो पहला कारण मैंने बताया कि पहला कारण कि वामपंथी राजनीतिक दल किस प्रकार से रणनीति बनाते हैं उसकी रग रग से वाकिफ होना कन्हैया कुमार की एक सबसे बड़ी पहचान है। चूंकि कन्हैया कुमार अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत उन्होंने सीपीआई की गोद से किया और 2021 तक वो सीपीआई के साथ रहे। एआईएसएफ की टिकट पर 2015 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव जीता। आपको याद होगा 9 फरवरी 2016 जिस दिन जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कैंपस में छात्र संघ के नेतृत्व में अफजल गुरु जो संसद पर हमला करने के आरोपी नहीं बल्कि अभियुक्त जिन्हें फांसी की सजा हो गई, उसकी बरसी मनाने के दौरान भारत तेरे टुकड़े होंगे, ठीक है, और कश्मीर मांगे आजादी, असम मांगे आजादी, मणिपुर मांगे आजादी के नारे लगे थे, ठीक है। तो वो कन्हैया कुमार जिनके अध्यक्षता में उस प्रकार के कार्यक्रम हुए थे, तो उसके बाद 2015 में जब कन्हैया कुमार पूरे देश भर में लोकप्रिय हुए और उस लोकप्रियता का फायदा सबसे ज्यादा कन्हैया कुमार को यह मिला कि जो भारतीय जनता पार्टी का विरोधी वोट बैंक है, वोटर्स हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अब तक देश के राजनीतिक इतिहास में सर्वाधिक भारतीय जनता पार्टी को अपने बलबूते पर लगभग 40% वोट मिला है। इसका मतलब लगभग 60% मतदाता कम से कम आप मान के चल सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के विरोधी है, नंबर 1। नंबर 2, अगर एनडीए को भी जोड़ देंगे तो एनडीए भी 44% से ऊपर कभी गया नहीं। तो 56% जो बीजेपी और एनडीए के खिलाफ वोट डाला है जिन्होंने, उन मतदाताओं के बीच अगर आज के दिन में सबसे कड़े शब्दों में भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करने वाला कोई नेता लोकप्रिय है तो वो चेहरा होगा कन्हैया कुमार का। तो चूंकि केरल की राजनीति में अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ और सीपीआईएम के नेतृत्व वाला एलडीएफ के बीच इस बात की होड़ लगी है कि वहां जो 26 से 27% मुसलमान वोटर्स हैं और 18-18.5% जो ईसाई वोटर्स हैं, उनको अपने पाले में कैसे लाया जाए,
इसके लिए जब कांग्रेस रणनीति बना रही है तो इसी अनुसार वहां पर आप देखेंगे अकेले कन्हैया कुमार को नहीं, बल्कि सचिन पायलट तो मुख्य ऑब्जर्वर बनाए गए हैं, मुख्य पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। सचिन पायलट जो कि राजस्थान के पूर्व में उप मुख्यमंत्री रहे, एक सौम्य चेहरा है, एक मैच्योर्ड चेहरा है, एक बड़े नेता है कांग्रेस पार्टी के और सॉफ्ट हिंदुत्व का चेहरा। क्योंकि केरल में जो मैंने बताया ना कि केरल में जो 54% आबादी हिंदू है, तो उस हिंदू वोट बैंक पर कब्जे के लिए भी भारतीय जनता पार्टी के साथ सीपीएम एक तरह से कॉम्पीट कर रही है। जैसा मैंने दो उदाहरण बताया आपको, वेल्लप्पली नटेशन और एके बालन जैसे नेताओं के माध्यम से, ठीक है। तो उस सॉफ्ट हिंदुत्व के लिए सबसे जिसे हम कहते हैं लॉलीपॉप फेस, पॉलिटिकली लॉलीपॉप फेस आप कह सकते हैं सचिन पायलट है। और सचिन पायलट के किनारे किनारे 3 ऐसे चेहरे जिनको राहुल गांधी ने केरल का पर्यवेक्षक बनाया है, उसमें है केरल कर्नाटक सरकार के मंत्री केजे जॉर्ज। केजे जॉर्ज क्रिश्चियन है और मैंने बताया केरल में 18.5% आबादी ईसाइयों की है, ठीक है। इसके अलावा मुसलमान वोट बैंक को वहां पर डायरेक्टली एड्रेस करने के लिए बड़े शायर कांग्रेस के राज्यसभा के सदस्य इमरान प्रताप गढ़ी को भी पर्यवेक्षक बनाया गया है। और इन सबों का अगर आप सम्मिलित रूप देखेंगे तो वो रूप मिलेगा आपको कन्हैया कुमार में। मुसलमान इमरान प्रताप गढ़ी, केजे जॉर्ज क्रिश्चियन सॉफ्ट हिंदुत्व का चेहरा सचिन पायलट और कन्हैया कुमार एंटी भारतीय जनता पार्टी वोटर्स के बीच सबसे लोकप्रिय चेहरा। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के खिलाफ सबसे कड़े शब्दों का में आलोचना करने वाला एक उत्कृष्ट वक्ता आप कह सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ के जो मतदाता हैं उनमें सर्वाधिक लोकप्रिय चेहरा कन्हैया कुमार, सीपीएम की रग रग से रणनीति बनाने में उनसे परिचित रहे। और साथ ही ऐसा नहीं है, भले ही चुनाव अब तक हारे हों, केवल एक जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव जीतने में कामयाबी मिली कन्हैया कुमार को, लेकिन चुनाव लड़ने का अनुभव है कन्हैया कुमार को, ठीक है। 2019 के लोकसभा चुनाव में हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री वर्तमान में गिरिराज सिंह के खिलाफ बेगूसराय लोकसभा सीट से कन्हैया कुमार चुनाव लड़े थे। भले ही 4,22,217 वोट से इनकी हार हुई थी। फिर दूसरी बार दिल्ली राज्य में उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के सांसद उनके खिलाफ भी चुनाव लड़े, लेकिन इस बार उनकी पराजय का आंकड़ा घट गया था। मात्र 1,38,778 वोट से कन्हैया कुमार चुनाव हारे थे। तो चुनाव का अनुभव भी है, 2 चुनाव लड़े हैं, छात्र संघ का चुनाव जीता है, वामपंथ का इतिहास रहा है, वर्तमान कांग्रेस के साथ रहा है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ सहयात्री थे, जिसकी शुरुआत कन्याकुमारी से हुई थी और वह यात्रा सबसे अधिक समय तक किसी एक राज्य में अगर घुमा था तो वह राज्य था केरल। केरल में सर्वाधिक समय बिताया था भारत जोड़ो यात्रा ने राहुल गांधी का। और राहुल गांधी के साथ कन्हैया कुमार उस यात्रा में सहयात्री ही नहीं थे, बल्कि उस यात्रा के आर्किटेक्ट थे। जो 2-4 नाम लिए जाते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी का, उसके आर्किटेक्ट के रूप में योगेंद्र यादव, तो कन्हैया कुमार भी उनमें एक ऐसा नाम है जिनका नाम लिया जाता है कि इस भारत जोड़ो यात्रा को सफलता दिलाने में एक बड़ी भूमिका कन्हैया कुमार की थी। तो कन्हैया कुमार केरल में संभावना कांग्रेस की है। इस संभावना को कितना मजबूती दे पाते हैं कन्हैया कुमार, इस पर नजर हमारी बने रहेगी। बने रहिए पॉलिटिकल आइडिया के साथ। हमारी नजर तो हर उस खबर पर है जिस खबर का विश्लेषण आप जानना चाहते हैं, जिसके तह में जाना चाहते हैं, जिसके हर नकारात्मक सकारात्मक पहलुओं को आप छूना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। हम भी आपकी तरह राजनीति शास्त्र का एक विद्यार्थी होने के नाते आपके साथ पॉलिटिकल आइडिया के मंच से जुड़े हैं। बने रहिए पॉलिटिकल आइडिया के साथ। फिर मिलेंगे किसी अन्य मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार।